हेलो दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2022 में हुए टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को, और इस वीडियो में हमने पॉलिटी सेक्शन को लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट किया था। वहीं बात करें तो संविधान सभा में नेशनल फ्लैग से संबंधित कमेटीज का गठन भी हुआ था। ठीक है, इसे कहा जाता है नेशनल फ्लैग कमेटी। तो झंडा समिति भी इसे हिंदी में कहते हैं। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में कुल अगर हम बात करें तो 13 छोटी समितियां थीं और 8 बड़ी समितियां थीं, और उन समितियों में से एक कमेटी थी झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे जे.पी. कृपलानी। इसके साथ ही जो है एक एडिशन कमेटी भी बनी थी जो झंडे से संबंधित थी, जिसे कहा जाता है तदर्थ झंडा समिति। तो इसे एडहॉक फ्लैग कमेटी कहा जाता है। एडहॉक मीन्स एडिशनल। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति के पद की बात करें हम तो आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद को क्रिएट करता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट को क्रिएट करता है। वहीं बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति के बारे में संविधान के भाग 5 जिसका नाम है संघ, ठीक है, इसके आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 में जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 बताता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ओके, और बाकी के आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करेंगे, राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखेंगे, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति थे, और उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, और बात करें 1975 पे लगे आपातकाल की तो इसका कारण था, यानी ये किस आधार पे लगा था, तो ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पे। ठीक है, ये किस कारण से लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पे 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। बात करें नेशनल इमरजेंसी की, आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी करके आपातकाल लगा सकते हैं। बट किन कारणों से लगा सकते हैं, तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध के कारण पे, यानी युद्ध के आधार पे, दूसरा बाहरी आक्रमण के आधार पे, और तीसरा वर्ड जो है वो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। ये जो वर्ड है सशस्त्र विद्रोह, ये 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। हालांकि इससे पहले जो वर्ड था वो था आंतरिक अशांति। तो ये भी याद रखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के तहत हमने आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में जोड़ा था। वर्तमान में इन कारणों से या इन आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ओके, इमरजेंसी से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार ये पूछा गया था कि उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर है। तो जिला परिषद की अगर हम बात करें तो ये पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर होता है। तो बलवंत राय मेहता ने जो है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बताए थे। तो पहला स्तर उन्होंने ग्रामीण स्तर पे दिया था, वो है ग्राम पंचायत।
ठीक है। ग्रामीण स्तर पे कौन सा है? ग्राम पंचायत एक संस्था होगी, ग्राम पंचायत, ये पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर है। और दूसरा स्तर जो है वो ब्लॉक लेवल पे है, खंड स्तर पे है, इसे पंचायत समिति कहा जाएगा। तो दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति और तीसरा स्तर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और वो है जिला परिषद। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था कि जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है, तो आंसर रहेगा तीसरा स्तर है। वहीं बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था को हमने जो है संविधान के भाग 9 में उल्लेखित किया है। और इसमें आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 243, आर्टिकल 243A से आर्टिकल 243O तक के आर्टिकल है। इसमें टोटल 16 आर्टिकल हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेखित करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को हमने संविधान में 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था उसके तहत संविधान में जोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो 101 संविधान संशोधन जो है वो आपका वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एवं सर्विस टैक्स से संबंधित है। 101 संविधान संशोधन के तहत हमने संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा था, आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A के तहत जो है हमने जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया था। याद रखेंगे, जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था। कि अब ये भी याद रखेंगे कि जीएसटी परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है, यानी एक संवैधानिक संस्था ये है। इसे संविधान के आर्टिकल 279A में उल्लेखित किया गया है। और ये भी याद रखेंगे कि इस परिषद के यानी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं जीएसटी काउंसिल के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर जो है चुनाव होंगे? तो अगर हम पंचायत की बात करें तो यदि पंचायत जो है वो 5 साल से पहले समाप्त होती है तो कितने समय के भीतर इलेक्शंस होंगे? तो 6 महीने के भीतर जो है इलेक्शन होंगे। पंचायती राज व्यवस्था की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की जो संस्थाएं हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। यदि ये संस्थाएं जो है 5 वर्ष से पहले समाप्त होती हैं तो 6 महीने के भीतर जो है चुनाव कराने होंगे। ठीक है, वहीं बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कौन करवाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है यानी राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संसद का जो ज्वाइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? देन आंसर इज लोकसभा के अध्यक्ष। वहीं बात करें ज्वाइंट सेशन की तो आर्टिकल 108 में जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हैं वो विशेष परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलवा सकते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक ही हॉल में इकट्ठे होंगे, यानी इकट्ठी इन दोनों की बैठक होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक इकट्ठी होगी। वहीं बात करेंगे इसकी अध्यक्षता की तो इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और बुलवाने की अगर बात करें कि ज्वाइंट सेशन बुलवाता कौन है तो बुलवाते राष्ट्रपति हैं। और आर्टिकल 108 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ओके, चलिएगा वहीं बात करें कि ज्वाइंट सेशन हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ज्वाइंट सेशन जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे कम कार्यकाल रहा है वो रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है वो इनमें से सबसे कम रहा है। ये भी याद रखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद जो है वीवी गिरी जो थे उस टाइम पे हमारे उपराष्ट्रपति थे, तो उन्हें कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बनाया गया था। ओके, तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल जो रहा है वो रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में उल्लेखित है, 21A में उल्लेखित है। आर्टिकल 21A में याद रखेंगे कि आर्टिकल 21A जो है वो संविधान में 86वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था उसके तहत संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। ओके, तो आर्टिकल 21A जो है वो हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। तो हम जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसके लिए हमने संविधान में संशोधन किया था 99 संविधान संशोधन जो 2014 में हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक कमीशन बैठाया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। देखिए, ये इस कमीशन का काम क्या होना था। ये कमीशन जो थे ये राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सलाह देंगे। ठीक है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर रहा था। बाद में जो है 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया क्योंकि ये असंवैधानिक था। तो उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार करते हुए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया। ठीक है, तो 99 संविधान संशोधन जो हुआ था वो वर्तमान में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। ओके, बट आप याद रखेंगे कि ये किससे संबंधित था। तो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन से संबंधित था जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित सलाह देगा। वैसे कॉलेजियम सिस्टम जो है वो नियुक्तियों से संबंधित सलाह राष्ट्रपति को देता है। अगर हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो कॉलेजियम सिस्टम में 5 न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के और इसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कॉलेजियम सिस्टम के हेड होते हैं। इसमें टोटल 5 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और इसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये नियुक्तियों से संबंधित सलाह जो है राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिल जो है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो कौन सा विधेयक है जिसे आप लोकसभा में ही पेश करते हैं। तो वो है आपका धन विधेयक। धन विधेयक मीन्स मनी बिल। तो धन विधेयक जो होता है वो सर्वप्रथम जो है वो लोकसभा में ही लाया जाता है। धन विधेयक के उल्लेख की अगर हम बात करें तो इसे आर्टिकल 110 में उल्लेखित किया गया है और आर्टिकल 110 के तहत जो है धन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। यानी कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में ये पारित होने के बाद ये राज्यसभा में भी जाता है, परंतु राज्यसभा जो है इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा को 14 दिन का समय होता है धन विधेयक को पारित करने के लिए। अगर ये 14 दिन में इसे पारित ना करे तो ये स्वतः ही पारित माना जाता है। यानी राज्यसभा में इसका कोई रोल नहीं होता है, परंतु राज्यसभा जो इसके संबंध में 14 दिन में कोई सुझाव प्रस्तुत कर सकती है। ओके, अन्यथा ये लोकसभा में ही पेश होता है। राज्यसभा में ये केवल रिकमेंडेशन के लिए जाता है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। ओके, तो याद रखेंगे कि इसका उल्लेख आर्टिकल 110 में है और ये राष्ट्रपति की अनुमति से जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरा ये भी याद रखेंगे कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका निर्धारण करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं मनी बिल को निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी वो कौन से व्यक्ति थे जो एक टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो ये थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो थे एक टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस भी थे, राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति थे।
अगर हम बात करें तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उन्हें कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बनाया गया, परंतु उनकी मृत्यु के बाद जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा गया। आपको पता हो तो यदि राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो हमारे उपराष्ट्रपति जो है उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अगर इनकेस उनकी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कार्यभार दिया जाता है और ये मैक्सिमम 6 महीने तक ही जो है उनका कार्यभार संभाल सकते हैं। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। एक टाइम पे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस भी थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। वहीं बात करें राष्ट्रपति की शपथ की तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में संविधान के अनुच्छेद 60 में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं उन्हें शपथ दिलवाएंगे। तो वरिष्ठ न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलवाएंगे इन केस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी पोस्ट पे ना हो। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु जो है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी। तो ये था आपका 61 संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत हमने जो है मतदान करने की जो अनिवार्य आयु सीमा 21 वर्ष की थी उसे हमने 18 वर्ष कर दिया था। यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत हमने मतदान करने की अनिवार्य आयु सीमा को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया था। ओके, और ये आपका संवैधानिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो हिंदी हमारी जो है वो राजभाषा है। तो ये कौन सा आर्टिकल जो है बताता है। तो आर्टिकल 343 क्लाउज 1 जो है ये बताता है कि हिंदी जो है वो भारत संघ की जो है एक राजभाषा है। इसके संबंध में आप 8वीं अनुसूची को भी याद रखें। 8वीं अनुसूची में हमारी जो है राजभाषाओं को बताया गया है कि भारत संघ की कौन कौन सी राजभाषा हैं। तो टोटल इसमें 22 राजभाषाओं का उल्लेख है जिसमें हिंदी भी है। इन 22 राजभाषाओं में से आप याद रखिएगा कि नेपाली एक विदेशी भाषा है, इकलौती विदेशी भाषा है जिसे हमने राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो याद रखेंगे आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 343 क्लाउज 1 में जो है हिंदी हमारी भारत संघ की राजभाषा है। और टोटल अगर हम राजभाषा की बात करें तो 8वीं अनुसूची में आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें टोटल 22 लैंग्वेज हैं और वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है जिसने हमने राजभाषा का दर्जा दिया है। चलिए, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए धन्यवाद।